बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में ठंड का कहर, सर्द हवाओं ने बरसाई कनकनी, जानिए कब मिलेगी इससे राहत। महिला पुलिस कर्मियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, नई तबादला नीति पर शुरू हुआ मंथन। कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार देगी भारत रत्न, जदयू ने बताया ऐतिहासिक फैसला, आरजेडी का तंज। अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार से चलेगी 6 आस्था स्पेशल ट्रेन। सीमांचल से गरमाएगी बिहार में लोकसभा चुनाव की राजनीति, जानिए क्या है बीजेपी का मेगा प्लान। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा की डेट शीट हो गई जारी। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कई जिलों के डीडीसी और एसडीओ बदले गए। डॉक्टरों ने सीएम आवास को घेरा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हुई झड़प। बिहार की सियासत गरमाई, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माजरा क्या है आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में 20 लाख लोन के लिए आवेदन शुरू, आप भी ले सकते हैं इसका फायदा, कैसे आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राज्यकर्मी का दर्जा लिए नियोजित शिक्षकों को कितना अंक लाना जरूरी, बीएसईबी ने जारी किया है गाइडलाइन। क्या नीतीश कुमार छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन, किसी त्यागी ने बताया मुख्यमंत्री ने क्यों की राज्यपाल से मुलाकात। बिहार के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बोले शिक्षा मंत्री, अब कहीं भटकने की नहीं पड़ेगी जरूरत। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अचानक से ये फैसला लेकर के सबको चौंका दिया है। आपको बता दूं कि 24 जनवरी को यानी कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती होती है और फिर उसे ठीक पहले केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। जब सरकार के इस फैसले पर अब राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे ऐतिहासिक फैसला कहा है, तो फिर वहीं राजद ने इसे वोट बैंक का फंडा बता करके भाजपा पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने से केंद्र सरकार के निर्णय पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की है और फिर इसे सही निर्णय बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी को दिए जाने वाले इस सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और फिर जेडीयू की वर्षों से पुरानी ये मांग पूरी हुई है। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर मस्जिद का नाम बदल दिया गया है और अब ये नए नाम से जानी जाएगी। इसके साथ ही मस्जिद परिसर में अन्य तरह की सुविधाओं पर जोर दिया गया है, जिससे यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्थल पर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दो कि मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को मिली है। अब सवाल यह है कि कहां बाबरी मस्जिद बनेगी। तो आपको बता दो कि मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव है। ये एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद के निर्माण की बात करें तो यहाँ कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ जमीन को कोर्ट की ओर से दिया गया है। वहीं इसमें 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण होगा। यहाँ पर सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनेगी, बल्कि मस्जिद के साथ और भी कई सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको बता दें कि मस्जिद को दवा और दुआ की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके लिए मस्जिद के साथ साथ
एक 500 बिस्तर वाले कैंसर अस्पताल को भी बनाने की योजना है। जैसे साथ ही यहाँ 2 कॉलेज, एक वृद्धाश्रम और एक सहकारी रसोई घर बनाने का भी योजना है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को मुफ्त खाने की भी सुविधा मिल सके। मस्जिद में 5 मीनारों का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और रोजा को दर्शाती है। मस्जिद निर्माण के लिए हर व्यक्ति ईंट का दान दे सकेगा, जहाँ इसके लिए प्रत्येक ईंट को 1 नंबर भी दिया जाएगा। साथ ही जिस जगह पर ईंट को लगाया जाएगा उस स्थान के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर मस्जिद का निर्माण कब से शुरू होगा। तो आपको बता दूं कि मस्जिद का निर्माण कार्य मई महीने में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए निर्माण स्थल पर फरवरी में ऑफिस स्थापित किया जाएगा और फिर पूरी देखभाल में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा। मस्जिद के निर्माण पूरा करने की बात करें तो ये 2030 तक पूरा होने की संभावना है, क्योंकि निर्माण कार्य शुरू करने के बाद इसमें 5 से 6 साल का समय लगने का अनुमान है। मस्जिद के नए नाम की बात करें तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से जानी जाएगी, जो कि हजरत मोहम्मद के वालिद के नाम से जान रखी जाएगी। दोस्तों, बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जी हाँ, जब आलोक मेहता अपने कार्यालय पहुंचे तो फिर के पाठक ने गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने भी उन्हें बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के बाद आलोक मेहता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग के कामकाज के बारे में विस्तार से जाना। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यभार संभालने के बाद आलोक मेहता ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में सुधार को लेकर के पिछले 1 साल में कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जो कि थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर ये दवा का काम करेगी और शिक्षा व्यवस्था में लगी बीमारियों को दूर कर देगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग देश के लिए एक मॉडल बनेगा। जहां आलोक मेहता ने कहा है कि पिछले कुछ माह में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। आने वाले दिनों में इसे और बेहतर किया जाएगा ताकि हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। जैसे शिक्षा क्षेत्र में नए सुधारों और बदलावों को सभी छात्रों, शिक्षकों और फिर अभिभावकों को स्वीकार करना चाहिए। ये राज्य के यानी कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों, बिहार के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जहां मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना समेत बाकी जिलों में शीतलहर का असर दिखेगा, वहीं सुबह में कोहरा भी छाया रहेगा। दिन में हल्की धूप खिलने के बाद भी लोगों को ठंड महसूस होगी। जहां दोपहर के बाद पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, बक्सर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, जमुई, सुपौल में भी ठंड बढ़ेगी और फिर हल्की तेज हवा भी चलेगी। जहां अगले 2 दिनों तक ठंड का असर अधिक रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पटना का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पर गया का अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। वहीं पर राजधानी पटना में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। रविवार और फिर सोमवार की दरमियानी रात शहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान था। वहीं सोमवार को दिन में धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली और फिर अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिन तक मौसम में कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जहाँ पटना में शीत दिवस जारी रहेगा, जहाँ वहीं कुछ एक जगहों पर घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। जहाँ फिलहाल राज्य में पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवा चल रही है, जहाँ इसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है। इसमें भी कोई परिवर्तन होने के आसार नहीं है। जहाँ इधर कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण अस्पतालों में खास करके हार्ट और फिर न्यूरो के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार की महिला पुलिस कर्मियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जहां उनको मनचाही पोस्टिंग का लाभ मिल सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाई जा रही नई तबादला नीति में इस पर विचार हो रहा है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को उनके ऐच्छिक जिले में पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। जहां राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या करीब 1/4 होने की वजह से नई तबादला नीति में इस पर मंथन हो रहा है। इससे महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी और फिर परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक तबादले के प्रावधानों पर विचार हो रहा है, जहां उच्च स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महिला पुलिस कर्मियों को तैनाती के लिए 3 स्थानों की चयन का मौका मिल सकता है। उनको पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता बतानी होगी। जिस महिला पुलिस कर्मियों के पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, उनको एक क्षेत्र में पदस्थापन करने को प्रमुखता मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल 24,247 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं बिहार पुलिस में, जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। जब महिला पुलिसकर्मियों की तादाद कुल पुलिस बल का 22.76% है।
दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। जब परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1 से 15 फरवरी तक करना होगा। शिक्षक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। जहां डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापन करके भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी है। इस दिशा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के पर्यवेक्षक स्थान निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन 26 जनवरी को जारी किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर 23 तारीख को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि हजारों की भीड़ के कारण राम मंदिर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। सिर्फ केवल बाहर निकालने का मार्ग खोला गया। असल में राम के दर्शन करने के लिए पहले ही दिन राम भक्तों का जनसैलाब मंदिर के बाहर उमड़ा था, जहां रात से राम भक्त लाइन लगा करके मंदिर खुलने और फिर दर्शन का इंतजार कर रहे थे। स्थिति के कंट्रोल होते ही राम मंदिर फिर से खोला जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जहाँ आज 24 जनवरी है, आज भी लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। जहाँ आपको बता दें कि दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी गई है। जहाँ राम मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर देर रात से भक्तों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। बताया जाता है कि सुबह तड़के 2 से 3 बजे से ही रात को लाइन लगनी शुरू हो गई थी और जय श्री राम के उद्देश्य करते हुए भक्त लाइन में लगे और फिर अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। राम मंदिर के दरवाजे 23 जनवरी को जनता के लिए खोल दिए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकल करके सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए। जी हां, उनके साथ वित्त विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। जब बिहार के मुख्यमंत्री उस समय राजभवन पहुंचे जब बिहार की सियासत में हलचल काफ़ी बढ़ गई है। जब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना गठबंधन बदल सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे थे। नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने का क्या उद्देश्य था, यह स्पष्ट तौर पर तो सामने नहीं आया है। जब सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी भी साथ थे। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा काफ़ी सुर्खियों में है कि क्या सीएम वापस से भाजपा के साथ जा सकते हैं। ऐसे में अब उनका राज्यपाल से अचानक मुलाकात को लेकर के कई सियासी सवाल आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, सब कुछ सही है और हम लोग एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों राजद के मंत्री के विभाग बदले जाने के बाद उनके ही एक करीबी मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ हिसाब किताब आप लोग भी लगाइए। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, वे हमेशा ऐसे ही करते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि सपने में भगवान राम आए थे और कहा था कि वे अयोध्या नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और फिर कण कण में विराजमान है। जब पूर्व से ही पहले से ही सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं और फिर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की अवतार को कलयुग का अंतिम होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। दोस्तों, अगर आप अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार से 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। जी हां, पूर्व मध्य रेल के 3 मंडलों से फिलहाल 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर सोमवार को रेलवे बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए यह बड़ी सौगात दी है। इसको लेकर के रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेलवे को पत्र भेज करके अवगत कराने के साथ ही देश के सभी जोन को पत्र भेजा है। फिलहाल मुजफ्फरपुर सहित नॉर्थ बिहार से 6 ट्रेनें अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी। सभी ट्रेनों की रूट मुजफ्फरपुर नरकटियागंज के रास्ते होगी। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में चल रहे जश्न के बीच बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने बिहार के लिए अपना नजरिया पेश किया है। जी हां, सर्वजित ने सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देते हुए कहा कि बहुत बहुत बधाई। हर कोई इस भगवान का राम पूजा करता है, जो किसी एक के नहीं बल्कि पूरे देश और फिर दुनिया के। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के बाद के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। जहाँ बिहार के मंत्री ने कहा कि उन्होंने बेघरों के लिए घर, युवाओं के लिए नौकरियां और फिर शिक्षा के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिबद्धता का दावा किया है।
उन्होंने घोषणा की है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद ही बिहार देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें सभी धर्मों और फिर जातियों को शामिल किया जाएगा। जिन लोगों ने घर खोया उन्हें हम घर देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम ज्ञान का दीपक जलाएंगे, या उसके बाद हम बिहार में देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। वही मंदिर सभी जाति और फिर धर्म के लिए होगा। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि सबसे पहले हम एक ही सफलता हासिल करेंगे, देश के सभी युवाओं को रोजगार प्रदान करें, हम गरीबों को घर देंगे और फिर शिक्षा की दुनिया को जागृत करेंगे। दोस्तों, बीपीएससी से टीचर बनी बिहार के पूर्णिया जिले की एक लड़की ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। जब पूर्णिया के नवगछिया गोपालपुर निवासी एक निजी अस्पताल में काम करने वाले कंपाउंडर से उसे प्यार हो गया और फिर उसने बुरानाथ मंदिर में उससे शादी कर ली। जब लड़की के परिवार वालों को इसके बारे में पता चला तो फिर वे नाराज हो गए और सीधे स्कूल पहुंच गए। जब परिवार के लोग अपनी बेटी और फिर उसके पति से बहस कर रहे थे, इस बीच लड़के के परिवार वाले भी पहुंच गए। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया। हालात ये हुई कि पुलिस बुलानी पड़ी। दरअसल पूर्णिया की रहने वाली लड़की बीपीएससी परीक्षा पास करके शिक्षिका बनी, जब उसकी पोस्टिंग भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के झकिया मध्य विद्यालय में हुई। जैसे ही लड़की को नियुक्ति पत्र मिला, वैसे ही उसने परिवार को जानकारी दिए बिना ही उसने अपनी प्रेमी से शादी कर ली, जो कि एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर है। जब सोमवार को जानकारी मिलने के बाद शिक्षिका के परिवार वाले उसके स्कूल पहुंच गए। उस समय युवती का पति भी स्कूल में ही मौजूद था, जिससे लड़की के परिवार वालों ने बहस शुरू कर दी। इस बात की जानकारी जैसे ही लड़के के परिवार वालों को हुई तो वे भी पहुंच गए। इसके बाद स्कूल में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला बिगड़ता देख करके स्कूली शिक्षक और फिर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी 112 नंबर डायल करके पुलिस को दे दी। जब सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों के परिवार वालों को मधुसूदनपुर थाना ले गई, जहाँ शिक्षिका ने पुलिस को बताया है कि उसने अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी की है। जहां शिक्षिका ने बताया है कि 15 दिसंबर को दोनों ने भागलपुर स्थित बुरानाथ मंदिर में शादी कर ली। अब वो पति के साथ अपने ससुराल में ही रहेगी। यह शिक्षिका ने मंदिर में शादी करने का साक्ष्य भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने मंदिर की रसीद देख करके नवविवाहित युगल को प्यार बॉन्ड भरा करके मुक्त कर दिया। वहीं पर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार ने बताया है कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। जब दोनों बालिग है, लड़की के परिवार वाले ने भी कोई केस पूर्व में नहीं किया है। दोस्तों, कल बिहार में सियासत का दिन रहा। आपको बता दूं कि राज्यपाल से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करने पहुंचे तो इधर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बवाल मचा दिया। आपको बता दूं कि बिहार में सियासी घमासान के बीच कल सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बिहार में जल्द ही बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जहां इस दिन राज्यपाल संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार ऐसे समय राजभवन पहुंचे जब बिहार की सियासत में कई तरह के कयास चल रहे हैं। जहां सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफी मायने रखती है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक ट्वीट किया है, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हल्फनामा दाखिल करके अपनी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी बिना शर्त वापस ले ली है। सोमवार को न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिकायतकर्ता हरेश मेहता की ओर से पेश वकील के निर्देश लेने को कहा गया है कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा चलाना अब जरूरी रह गया है, क्योंकि राजद नेता ने अपनी कथित मानहानि की टिप्पणी वापस ले ली है। अपने हल्फनामे में तेजस्वी ने कहा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य गुजराती लोगों को ठेस पहुंचाना या किसी विशेष राज्य के समुदाय को निशाना बनाना नहीं था। पीठ ने न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया भी शामिल थे। उन्होंने संकेत दिया है कि वे पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक मानहानि केस के मुकदमे को रद्द कर देगी। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। यहाँ सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जहाँ कई जिलों के डीडीसी और फिर अनुमंडल पदाधिकारी बदल दिए गए हैं। जहाँ कई अधिकारियों को सेटिंग पोस्ट कर दिया है, जहाँ जबकि कई अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब वैशाली जिले की डीडीसी चित्रगुप्त कुमार को दरभंगा का डीडीसी बनाया गया है। वैशाली के
एडीएम विनोद कुमार सिंह को नगर निगम पूर्णिया का नगर आयुक्त बनाया गया है। गया के एडीएम अवधेश कुमार आनंद को मधेपुरा का डीडीसी बनाया गया है। वैशाली के वरीय उप समाहर्ता राजीव कुमार को बेगूसराय का एसडीपीओ बनाया गया है। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पिछले 7 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों का सब्र टूट गया है। जी हां, मंगलवार को हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जहां ये लोग नीतीश और तेजस्वी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा करके जम करके हंगामा किया। ग्रामीण डॉक्टरों का कहना है कि 2014 में नीतीश कुमार ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि सभी ग्रामीण डॉक्टरों को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा। जब उसके बाद 2016 में परीक्षा ली गई, सभी ग्रामीण चिकित्सक लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में भी पास हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्त नहीं कराई गई है। जय ग्रामीण डॉक्टरों का कहना है कि 1 माह से हम लोग गर्दरी बाग में धरना दे रहे हैं। जय सरकार का कोई भी नुमाइंदा हम लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचा है। हम लोगों ने जब तेजस्वी यादव से मिलने की बात कही तो फिर बार बार उन्हें शहर से बाहर होने की बात कही जाती है। ऐसे में राजद कार्यालय के घेराव के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जहां अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में बिहार से होकर के गुजरेगी। जहां प्रथम चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिला होते हुए बंगाल के लिए कुछ हिस्सों में जाएगी। फिर वापस आकर के दूसरे चरण में सासाराम, भभुआ, कैमूर और औरंगाबाद होते हुए आगे निकल जाएगी। पूर्णिया और कटिहार की सभा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं को आमंत्रण भेजा है। इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र मिश्रा ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया है कि हमें उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश नेता कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में शिरकत करेंगे और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करके अपनी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बताया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार के किशनगंज स्थित इस्लामपुर में प्रवेश करेगी। जब पहली सभा किशनगंज में होगी। इस दौरान 31 जनवरी को पूर्णिया और फिर 1 फरवरी को कटिहार में सभी सभा होगी। जब पूर्णिया और कटिहार की सभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं को आमंत्रण भेजा है। दोस्तों, बिहार में स्नातक पास छात्रों को 50-50 हज़ार रुपये की राशि मिलेगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बहुत जल्द ही स्नातक पास छात्रों के बैंक खाते में 50-50 हज़ार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। खबर के अनुसार बिहार सरकार मार्च 2023 तक स्नातक परीक्षा पास 1,33,000 लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ देगी। इस योजना के तहत लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि लड़कियों को ये राशि देने के लिए शिक्षा विभाग के आग्रह पर उसे 150 करोड़ की राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। अब जल्द ही विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू करेगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। जी हां, प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50-50 हज़ार रुपये की राशि देती है। इसका लाभ लेने के लिए जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया है उनकी जाँच के बाद राशि जारी की जाएगी। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप 20 लाख रुपए तक लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार में अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप 3 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू हो गया है। आप बिहार उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार 3 सालों के लिए 20 लाख रुपए तक लोन प्रदान कर रही है। इस लोन को लेकर के बिहार के लोग अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं और खूब कमाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि लोन की राशि सरकार के द्वारा 2 किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। ये राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uddhami.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जो 31 जनवरी तक रहेगी। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अभी जाइए और जाकर के आवेदन फॉर्म भर करके अप्लाई कर सकते हैं और अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में
72,000 शिक्षकों के फोल्डर अभी तक नहीं मिले हैं, जहां अब इन शिक्षकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार इन टीचरों की जांच के लिए निगरानी ब्यूरो के स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है, लेकिन अब तक इतनी संख्या में शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं, या जिसके कारण जांच में दिक्कत आ रही है। हालांकि फर्जी तरीके से बहाल होने वाले पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि विभाग ने नियोजित शिक्षकों के फोल्डर को ऑनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन फिर भी बिहार में 72,000 से अधिक नियोजित टीचरों ने अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। अब इन टीचरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा की घोषणा हो गई है। जब परीक्षा लेने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 26 जनवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा लेगी। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस परीक्षा को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके अनुसार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस परीक्षा को लेकर के विज्ञापन जारी होगा। जहाँ 1 से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगा। 5 से 16 फरवरी तक अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदक को 1100 रुपये देने होंगे। वहीं पर आवेदन के साथ ही उन्हें प्राथमिकता रूप में 3 जिलों का नाम देना होगा, जहां वे सक्षमता परीक्षा पास करके राज्यकर्मी के रूप में सेवा प्रदान कर सके। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात को लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां इस मुलाकात को लेकर के अब चुनावी राजनीति और फिर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता। नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं कि उनको भी नहीं पता। जब बयान जारी करते हुए जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जहां उसमें उनकी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह नहीं गए, जब किसी दूसरे आदमी को उन्होंने भेजा। जब ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार कल बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, जब ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है जो उनके साथ रहता है, उनको हमेशा डराते रहते हैं। जब कि अगर हम पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। सब लोग एकजुट नहीं, मैंने कहा था कि सब लोग एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तो फिर अब क्या करें, अब फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस तरीके की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि वे लोकसभा से पहले छोड़ करके जाएंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राजभवन जाकर के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाए जाने लगी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात और गठबंधन छोड़ने की अटकलों पर जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने जवाब दिया है। जहाँ के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच कई तरीके की शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है। आपके चैनल पर भी देखा कुलपतियों के चयन को लेकर के ये बैठक प्रस्तावित थी। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर के इस तरीके की चर्चाएं अफसोसजनक है। वे इंडिया गठबंधन के निर्माता है, उन्होंने अपने बच्चों की तरह से पाल पोस करके इसे बड़ा किया। इससे बाहर जाने के बाद तो छोड़िए, जब इसके कार्यक्रमों में देरी होती है तो वे अफसोस में रहते हैं। जब केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में जब हम एनडीए से बाहर आए थे तो फिर हमारे 16 सांसद थे और फिर एक सीट पर हम नंबर 2 पर थे। जब हमारी जो भूमिका है वो पहले से तय है। आरजेडी, कांग्रेस और फिर वामपंथी दल मिलकर बैठ करके इस समस्या का निदान कर लेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, अब बिहार के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जब उसको शिक्षा के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता का। जब पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान शिक्षा मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम पर भरोसा जताया है और फिर शिक्षा मंत्री के इस महत्वपूर्ण पद को हमारे जिम्मे छोड़ा है। या जिस ट्रैक पर यह विभाग चल रहा था उसी ट्रैक पर आगे भी चलेगा। जैसे शिक्षा विभाग को और बेहतर बनाया जाएगा। आलोक मेहता ने आगे कहा है कि वैसे पिछले दिनों शिक्षा विभाग में जो काम हुए, हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और फिर अपर मुख्य सचिव के पाठक के लगातार प्रयास से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है और बहुत सारे सुधारात्मक कार्य हुए। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। जहाँ आलोक मेहता ने कहा कि आगे भी उसी ट्रैक पर शिक्षा विभाग चलेगा और फिर इस विभाग को और बेहतर बनाया
जाएगा। जब बिहार के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, उनको शिक्षा के लिए अन्यत्र भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्य में अपने सभी पदाधिकारियों को लगा हुआ देख रहे हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं। अपने सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, धूम धड़ाके के साथ पानी की तरह पैसा बहा करके की जाने वाली शादियां तो आपने बहुत देखी होगी। लाखों करोड़ों कैश, कार, गहने, फ्लैट बेटी के दहेज में देने और फिर मांगने वालों को तो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाखों में से एक ही होगी। जी हाँ, क्योंकि ऐसी अनोखी शादी और अनोखे दहेज की डिमांड कभी ना आपने सुनी होगी, ना ही देखी होगी। ये शादी बिहार के औरंगाबाद में सोमवार रात को हुई थी, जिसमें दूल्हे ने लड़की वालों के सामने दहेज की ऐसी डिमांड रख दी कि मेहमानों को भी वह चीज तोहफे में देनी पड़ी। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद में हसपुरा गांव में अनिश केसरी और फिर सिमरन केसरी की शादी हुई। लड़का लड़की दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं। जब साथ काम करते करते दोनों को प्यार हुआ, जब दोनों की जाति एक ही थी, तो फिर परिवार वालों ने भी उनके रिश्ते को सर स्वीकार कर लिया और फिर लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील हो गई। लेकिन दूल्हे अनीस ने दहेज में एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर के सिमरन के परिवार वाले चौंक गए। दरअसल अनीस अपनी शादी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता था। जी हाँ, उसने कहा कि उसे दहेज उपहार में पैसा और फिर लग्जरी चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक मांग पूरी कर दो। ये मांग कार्ड में भी छपवाई गई थी। अनीश के अनुसार उसने अपनी शादी के कार्ड में भी छपवाया था कि गिव ब्लड सेव लाइफ। लेकिन लोगों ने कार्ड तो देखा, लेकिन स्लोगन समझ में नहीं आया। लेकिन जब शादी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा और फिर मेहमानों से रक्तदान करने की अपील की गई, तो फिर वे चौंक गए। लेकिन खुशी भी जताई गई जब उन्होंने कहा है कि आइडिया अच्छा है, समाज सेवा का काम है। कार्ड देखा लेकिन स्लोगन समझ में नहीं पाए, फिर भी रक्तदान करेंगे। अनीस के अनुसार कई मेहमानों ने रक्तदान किया। जैसे शादी की रस्में निभाने से पहले उसने और सिमरन ने भी रक्तदान किया। शादी के दिन मेहमानों के रक्तदान के बाद एकत्रित ब्लड को ब्लड बैंक में भेज दिया। अनीस ने कहा कि मेहमानों को उसने एक ही बात कही थी कि कोई दबाव नहीं है, जो स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है वे करें। मेरे लिए रक्तदान ही दहेज है और रक्तदान ही शादी का तोहफा है। मेरे परिवार के बुलाने पर सिमरन के घर वाले भी आरा के शिवागंज शीतल टोला के सिमरन के साथ हसपुरा चले आए। को बता दूं कि अनीस ने अपनी शादी में 14वीं बार और फिर सिमरन ने 9वीं बार रक्तदान किया है। हसपुरा के इटवा रोड निवासी अनीस की पहचान इलाके में रक्तवीर के नाम से जाना जाता है। जब दुल्हन सिमरन उर्फ पिंकी केसरी भोजपुर की आरा की है और वो भी वीरांगना है। जब दोनों ने संकल्प लिया है कि वे आगे भी रक्तदान करते रहेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी की ओर से इशारों में बिहार में खेला होवे का दावा किया गया है। दरअसल मंगलवार को जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बंगला में कहते हैं खेला होवे, मगई में कहते हैं कि खेला हो, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा किए गए इस पोस्ट के बाद अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी की ओर से इस तरीके का पोस्ट किया गया हो। जब कुछ दिन पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि दिल्ली में रहने के बावजूद भी बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नज़र है। जब राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। जो भी होगा वो राजहित में होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने के लिए पहुंचे थे अचानक। जहां राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के साथ कोई भी बातचीत नहीं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे तो फिर उनके साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। राजभवन में जाकर के नीतीश कुमार क्यों मिले, इसको लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कि अनेक विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति के सिलसिले में मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां गए थे। दोस्तों, हमारे मुआशरे में घोर कलयुग आ गया है। जहां एक तरफ लड़की लड़की से शादी कर रही है तो वहीं तो दूसरी तरफ लड़का लड़का से शादी कर रहा है। जी, मामला सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ये 100% सच है। एक मामला सामने आया है जिसको देख करके, जिसको सुन करके, जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे और यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जमाना आ गया है, क्या कलयुग आ गया है। इस कलयुग की कल्पना शायद ही कभी किसी ने की होगी, क्योंकि एक वीडियो आया है जिसमें लड़का लड़का से ही शादी कर रहा है। जी हाँ,
आज तक आपने लड़का लड़की से शादी करते हुए सुना होगा, लेकिन कुछ दिनों से आप ये भी सुन रहे होंगे कि लड़की लड़की से ही शादी कर रही है। वहीं पर ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि लड़का लड़का से शादी कर रहा है। लेकिन ये 100% सच है। एक वीडियो आया है, इस वीडियो में आप देखेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे कि आखिर कैसे हो सकता है, लड़का लड़का से कैसे शादी कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले के समय में लोग समाज से काफ़ी डरते थे। समाज के डर से लोग अपनी भावनाओं को छिपा करके रखते थे। अगर किसी दूसरे धर्म के शख्स से प्यार भी हो जाता था तो फिर समाज के डर से अपने प्यार का गला घोट देते थे, लेकिन समाज के सामने जाहिर करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये डर खत्म होने लगा। अब तो लोग अपने प्यार को सबके सामने अपनाने से भी नहीं हिचकते हैं। न सिर्फ दूसरे धर्म के प्यार को लोग डंके की चोट पर कबूलने लगे हैं, बल्कि अब तो सेम सेक्स मैरिज करने फिर से भी लोग नहीं हिचकिचाते हैं। जहाँ हाल ही में सोशल मीडिया पर 2 लड़कों की शादी का एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें एक लड़के ने दूसरे लड़के की मांग भर दी है। जब दोनों 2 साल के रिलेशन में थे, लेकिन अपने प्यार और फिर समाज की वजह से डरे हुए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया और मंदिर में शादी कर ली। इनकी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इस शादी का वीडियो शेयर किया गया है। जब इसमें कई लोगों की भीड़ के बीच 2 लड़के नजर आए। इसमें से एक ने साड़ी पहन रखी थी, लड़के ने साड़ी पहन रखी थी। उसने अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी और फिर उसकी मांग में सिंदूर था। पता चला है कि उसके दोस्त ने ही उसकी मांग भरी है। जहाँ दोनों पिछले 2 साल से रिलेशन में थे, अब दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। वायरल हो रहे इस वीडियो को बिहार के सरैया का बताया जा रहा है। जब सरैया के दियारा गांव में रहने वाले इन युवकों ने घर वालों और फिर समाज के खिलाफ जाकर के अपने रिश्ते को नाम दिया है। इनकी शादी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स आने शुरू हो गई। जब कई लोग इनकी शादी के सपोर्ट में नजर आए तो उन्होंने लिखा है कि अब जरूरत है समाज में बदलाव आए। वहीं कई ने इसे समाज के पतन की निशानी बताया है। हालांकि कई ने लिखा है कि इस तरीके की शादियां सिर्फ वायरल होने के लिए की जाती है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि क्या सही है या गलत है, आप भी इसमें बता सकते हैं। आप भी इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो को देखा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सिर्फ वायरल करने के लिए वीडियो बनाया गया है या फिर सच में शादी की गई है। अगर सच में शादी की गई है तो क्या इस तरीके की शादी होना हमारे समाज के लिए ठीक है या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सच में इस तरीके की शादी हुई है तो आप इसमें सपोर्ट में है या फिर विरोध में है, आप जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस है तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।